हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं पीटी 365 का। ये 9th लेक्चर है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। पहला जो न्यूज़ है वो है इंडिया और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करा है 2 रेजोल्यूशन जो इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। पहला है कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरा है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर। तो रेजोल्यूशन जो निकले थे मैनिफेस्ट करते हैं इंडिया का कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या है? ये एक एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग या एलिमिनेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स का है। इसमें बेसिकली ये इंश्योर कराता है कि स्टेट जो है वो ख़त्म कर दे न्यूक्लियर वेपन्स, फ्री हो जाए सब कुछ और कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे। जो टर्म है डी न्यूक्लियराइजेशन, इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है कि आप कंप्लीटली डिसआर्म हो रहे हो। तो यूएन ने ये इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए पहला रेजोल्यूशन निकाला था 1946 में। रेजोल्यूशन एस्टैब्लिश करता है कमीशन जो डील करता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, और यहाँ पे कमीशन बना था जो प्रपोजल बनाएगा कैसे एलिमिनेट करे डिसआर्मामेंट को या नेशनल आर्मामेंट ऑफ एटॉमिक वेपन्स और बड़े सारे मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स को। रेजोल्यूशन में क्या है और देख लेते हैं हम। जो कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये इंडिया के द्वारा टेबल हुआ था 1982 में, बहुत पहले से। जनरल असेंबली ने रिक्वेस्ट करी थी कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जो जिनेवा में हुई थी, ताकि वो कमेंस करे, नेगोशिएट करे इस इंटरनेशनल कन्वेंशन पे जो प्रोहिबिट करे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने का। दूसरा जो रेजोल्यूशन था रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, ये 1998 में आया था और ये ग्लोबल अटेंशन देता है जो रिस्क है अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि हमें रिव्यू करना चाहिए न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को। और ये कॉल करता है कंसर्न स्टेप्स ताकि वो रिड्यूस करे रिस्क। उसमें डी अलार्म अलर्टिंग आती है और डी टारगेटिंग आती है न्यूक्लियर वेपन्स की। इंडिया का रोल क्या है ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में? इंडिया ने सपोर्ट करा है, आर्डेंट सपोर्टर है मल्टीलैटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का और नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स का। न्यूमरस ओकेजन में क्या हुआ है, इंडिया ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ली है। वो एक ड्राइविंग फोर्स बनाता है जो अटेन करता है यूनिवर्सल कंप्लीट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट। 1962 में इंडिया अमंग था नॉन अलाइड 8 जो 18 नेशनल्स डिसआर्मामेंट कमेटी में थे जो एडवोकेट करते हैं डी लिंकिंग डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन। इंडिया ने अपोज करा है एनपीटी को, हम सबको पता है, जो कि व्यू करता है कि यार ये डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर में, क्योंकि कुछ ग्रुप्स इवेंचुअली के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और कुछ के पास नहीं होंगे। हैव्स और हैव्स नॉट की बात कर रहा है इसमें। इंडिया ने प्रपोज करा है कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल जो कंप्लीट और यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट देता है। यूएन जनरल असेंबली स्पेशल सेशन जो डिसआर्मामेंट पे हुआ था 1988 में, जिसको बोला जाता है राजीव गांधी एक्शन प्लान। इंडिया ने साइन नहीं करा कोई भी सीटीबीटी, जो कि बोला जाता है कि यार ये जो कमिटमेंट है न्यूक्लियर वेपन्स का एलिमिनेट जो टाइम बाउंड मैनर पे है, ये एक फेलियर है। स्टिल ऑब्जर्वर है वॉलंटरी न्यूक्लियर टेस्टिंग मोरेटोरियम सिंस मई 1998। दो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो इंडिया की है 2003 से अगर बात करें तो हमने बहुत कमिटमेंट दी है टुवर्ड्स ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन फ्री कंट्री और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और वेरीफाइबल। इंडिया ने अपोज करा है रिसेंटली जो इन्फोर्समेंट हुई थी ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW, जो इंडिया बिलीव करता है कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है डिसआर्मामेंट में और एक्सक्लूड करती है वेरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्मामेंट्स। सो CD क्या है? यहाँ पे एक टर्म आया था, CD का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन डिसआर्मामेंट। ये 1979 में आया था। एक सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फॉर्म है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे बात करता है, जो अग्रीमेंट में आया है आपका मेंबर स्टेट में। ये फर्स्ट स्पेशल सेशन में आया था यूएन के जनरल असेंबली में
सेकंड जो है यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है, नेगोशिएशन जो है CTBT का 1996 में CD अभी भी डेडलॉक रहता है और परफॉर्म नहीं कर रहा कोई कॉन्सेंसस और प्रोग्राम ऑफ वर्क पे, और ये चीज़ें डेलिब्रेट नहीं हो पा रही। तो इसी का आप यहाँ पे देख लो, इंडिया मेंटेन कर रहा है ये जिनेवा बेस कॉन्फ्रेंस और डिसआर्मामेंट, जो कि सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फॉर्म है। तो इस चीज़ को जो हमने अभी डिस्कस करा, इंडिया उसको मेंटेन कर रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया सपोर्ट कर रहा है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूनिवर्सल वेरीफाइबल ऑफिशियल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी FMCT, जो कि नेगोशिएट हुई थी CD में। FMCT एक प्रपोज इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो प्रोहिबिट करता है 2 मेजर प्रोडक्शन न्यूक्लियर वेपन्स के। पहला है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन पे आती है। पहला है 1963 पे, 62 की वॉर के बाद आप याद कर सकते हो इंडिया चाइना की पार्शियल ट्रीटी बैन, टेस्ट बैन ट्रीटी आई थी, प्रोहिबिट करती है टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स पे, जो कि कॉज करती है रेडियो एक्टिव फॉल आउट जो भी आउटसाइड द स्टेट अथॉरिटी पे हो। फिर 7 साल बाद 1970s में आती है NPT, ये बाइंडिंग ट्रीटी है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट स्टेट्स पे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। 1996 में CTBT आती है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये इंटरनेशनली ट्रीटी बैन करती है कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो एनवायरनमेंट में हो, पर ये इन्फोर्सेबल अभी नहीं है। 9.2 इम्पॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। UN ट्रीटी और प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स आई थी इस साल 2021 में आई थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है 22 जनवरी के महीने में। ये ट्रीटी अडॉप्ट हुई थी 2 साल या 4 साल पहले 2017 में, जो उसके एफर्ट्स से इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। ICAN एक इंटरनेशनल कोलिशन है जो NGO रन करता है और ये कैंपेन एडवोकेट करता है न्यूक्लियर यूनाइटेड नेशन वेपन्स को कि बैन करे ट्रीटी 100 कंट्रीज़ में। यहाँ पे ICAN को 2017 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है। TPNW जो है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये रेटिफाई हुई थी 50th रेटिफिकेशन हुई थी इसका हॉन्डुरस में, और ये अक्टूबर 2020 को साइन हुआ था। टिगरिंग जो उसका पॉइंट था वो 90 डेज़ का था, जब उससे पहले ये आपका इन्फोर्सेबल हो गया था 22 जनवरी को। प्रेजेंटली 86 मेंबर्स ने साइन करा है और 51 ने रेटिफाई करा है। US, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करा, और नेटो अलायंस ने भी। इसलिए इंडिया का पर्सपेक्टिव हमें जानना ज़रूरी पड़ जाता है। इंडिया बिलीव करता है ट्रीटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है, कंट्रीब्यूट नहीं करती डेवलपमेंट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ना ही कोई नया नॉर्म्स सेटअप कर रही है। इसलिए इंडिया सपोर्ट करता है कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएशन जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन इन द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जो कि एक सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है। और न्यूज़ क्या है इसमें, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये जो एंट्री आई थी फोर्स में TPNW, इसका मतलब ये है ये ट्रीटी प्रोविजन देती है और लीगली बाइंडिंग है हर स्टेट्स में जो रेटिफाई हुआ है। TPNW प्रोहिबिट करता है स्टेट पार्टीज़ को जो डेवलप करता है, टेस्ट, प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, पोजेस करता है स्टॉक पाइल न्यूक्लियर वेपन्स का। सेकेंड है ट्रांसफर करता है कोई भी रिसिप्ट जौन सा भी न्यूक्लियर वेपन्स का हो या न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस हो, और ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियर वेपन्स पे। थर्ड है रिसीव करता है ट्रांसफर ऑफ और कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर वेपन्स या कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो डायरेक्टली अनडायरेक्टली हो। ये थ्रेटन करता है टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स या कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस। असिस्ट करता है, इंकरेज करता है, इंडाइस करता है और प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो इस ट्रीटी के अंदर ऑब्लिगेशन में अलाउ करता है किसी भी स्टेशनिंग, इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट
किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स का या कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस का टेरिटरी में। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, ये रिक्वायर करता है पार्टीज़ को प्रमोट करें ट्रीटी दूसरे कंट्रीज़ में, और यहाँ पे ऑब्लिग होती है स्टेट पार्टीज़ की, वो प्रोवाइड करे इंडिविजुअल असिस्टेंस जो अफेक्ट होते हैं अगर टेस्ट करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को। अब क्या डिफरेंस है TPNW में और NPT में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। TPNW प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर वेपन्स आउटराइट कॉम्प्रिहेंसिवली हर पार्टीज़ के लिए, चाहे उनके पास हो या ना हो, वाइल NPT जो है नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स पे ज़्यादा देखता है और ऑप्शन ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स पे ज़्यादा देखता है। मतलब अगर मान लो P5 कंट्रीज़ है तो P5 पे NPT लागू नहीं होता और TPNW लागू होगा, ऐसा समझ लीजिए। TPNW फोकस करता है प्रोहिबिशन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, वाइल जो NPT है वो फोकस करता है ट्रांसफर मैन्युफैक्चरिंग की, मान लो आप जिनके पास है वो ट्रांसफर कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सिर्फ। TPNW कॉम्प्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है NPT का न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्जेक्टिव, और परस्यू करता है नेगोशिएशन जो इफेक्टिव मेजर में होना चाहिए। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स के पर्सपेक्टिव से, इसे देख लो। 14 कंट्रीज़ है जैसे इंडिया ने फॉरगिव करा है अग्रीमेंट में, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सेस रिपब्लिक, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, ये साउथ अफ्रीका की कंट्री है शायद, या अफ्रीका की है शायद, और रशिया, साउथ कोरिया, UK, US, वियतनाम। इंडिया US की बात करो तो इंडिया और US ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर रखा है, या इंडो US न्यूक्लियर डील, जिसको 123 एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 123 आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि साइन हुआ था 2008 में। इस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया ने अग्री करा है कि वो सेपरेट करेगा सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को, और ओपन अप करेगा सिविलियन पार्ट जो इंस्पेक्शन के लिए होगी IAEA के द्वारा। ठीक है, ये मनमोहन सर के टाइम पे थी। इंडिया फ्रांस की बात करें तो ये फर्स्ट कंट्री होगी फ्रांस जिसने साइन कराया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया के साथ 2008 में, आफ्टर जब हमें कंप्लीट वेवर मिल गया था, प्रोवाइड कर दिया था NSG से, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से। ये डील करता है, क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए ताकि वो पार्ट बने ITER के लिए, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है जो एड करता है बोथ फ्रांस और US को। इंडिया रशिया की बात करें तो रशिया एक की सप्लायर है न्यूक्लियर फ्यूल का इंडिया के लिए। ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम जो प्रोग्रेस होती है, इंडिया इंगेज करता है ग्लोबल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर में। 2008 से ही दोनों कंट्री ने एक अग्रीमेंट साइन करा है जो कंस्ट्रक्शन करता है 4 एडिशनल यूनिट्स कंदुकुलम में और नई डेवलपमेंट साइट्स पे। तो रशिया इम्पॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए। जापान की बात करें तो जापान ने इंडिया जापान एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी साइन करा था 2016 में, और ये आया था 2017 में। इसके अंदर नलिफिकेशन क्लॉज है जिसमें जापान सस्पेंड कर सकता है कोऑपरेशन अगर इंडिया ने कुछ ब्रीच करा इसका नॉन टेस्टिंग प्लेज जो NSG पे था। ये एक ब्रेक थ्रू है इंडिया के लिए, और क्योंकि इंडिया एक फर्स्ट नॉन NPT साइग्नेटरी है जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पैक्ट में आई है जापान के साथ, इसलिए रिकग्निशन जो है डी फैक्टो स्टेटस मिलता है इंडिया को। मतलब एक स्पेशल चीज़ मिल है कि हमने NPT नहीं साइन करा तब भी इतने डेवलप नेशन के साथ हमारा अग्रीमेंट है, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, इंडिया और भी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के साथ है, जैसे जो सप्लाई करता है यूरेनियम बड़ी सारी कंट्रीज़ के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, कनाडा, मंगोलिया। इसके साथ साथ ही हमारा ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम है। ये सेंटर है जो कि हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, झाझर, और ये विलेज है केसरी जसौर विलेज। यहाँ पे ये सेंटर फैसिलिटेट करता है, डेलिब्रेट करता है, डिस्कस करता है बड़ी सारी इंटरनेशनल मुद्दों पे, और फोकस करता है इनोवेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पे, और न्यूक्लियर सिक्योरिटीज़ पे, और रेडिएशन से क्या इफेक्ट आते हैं। 5 स्कूल्स है इसके अंडर। पहला है मतलब इसके 5 स्कूल हैं जो 14 है। स्कूल ऑफ एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम स्टडीज़, स्कूल ऑफ न्यूक्लियर
सिक्योरिटी स्टडीज, स्कूल ऑफ रेडियोलॉजी सेफ्टी स्टडीज, स्कूल ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज, स्कूल फॉर स्टडीज ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेडियो स्टॉटिक्स एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो अब आता है बायो टेररिज्म। बायो टेररिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आया है और ये इस टाइम पे कोविड के बाद बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट आया है। पार्लियामेंट ने एक पैनल हाईलाइट करा है कि हमें एक लॉ बनाना चाहिए जो काउंटर करे बायो टेररिज्म को, जिसमें एक रिपोर्ट था पब्लिश करी थी पार्लियामेंट के पैनल के द्वारा, आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 एंड मैनेजमेंट। बायो टेररिज्म का मतलब है एक प्लांट डेलिब्रेटिव यूज़ हो रहा है पैथोजन स्ट्रेन्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस का, ताकि वो स्प्रेड करे और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ मास स्केल पे हो, ताकि एक पॉपुलेशन को गिराया जाए, डिवास्टेट करे। जो कि आप समझ सकते हो कि अगर मान लो वायरस जैसे कोरोना वायरस फैला दिया जाए तो फिर उस स्टेट की हालत कितनी बदतर हो सकती है। तो एग्जिस्टिंग मैनेजर्स क्या है इंडिया के पास कि काउंटर कर सकते हैं हम बायो टेररिज्म को। पहला है एपिडेमिक एक्ट 1897 जो प्रोवाइड करता है बेटर प्रिवेंशन, जो स्प्रेड ऑफ डेंजरस कोई भी डिजीज़ हो ऐसा, जो स्पेशल पावर्स देता है अथॉरिटीज़ को। सेकंड है एनडीएमए, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसने प्रपोज करा एक मॉडल जो की पार्टिसिपेशन देता है गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को कि वो मैनेज करे, ये मैनेज जो बायोलॉजिकल डिजास्टर से फैली है। और एग्जिस्टिंग जो फोर्स है हाफ वो स्पेसिफिकली ट्रेंड है इन चीज़ों पे, केमिकल, बायोलॉजी, रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर थ्रेट से। थर्ड जो है वो है इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोजेक्ट। ये इनिशिएट है, असिस्ट करता है WP के साथ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। स्ट्रेंथन करता है, मेंटेन करता है डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी जो IT बेस्ड पे रहती है और ऐसे एपिडेमिक पे डील करती है और मॉनिटर करती है, डिटेक्ट करती है कि कैसे इसको रोका जाए रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये रिवाइज इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है जो इंडिया में आया था 2007 में। ये इंश्योर करता है कोई भी आउटब्रेक हो या कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो इंटरनेशनल कंसर्न की, वो डिटेक्ट करा जाए, इन्वेस्टिगेट करा जाए। इनिशिएटिव क्या है इंटरनेशनल लेवल पे? बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी थी जो बैन करती है कोई भी डेवलपमेंट, प्रोडक्शन या स्टॉक पाइलिंग किसी भी बायोलॉजिकल या टॉक्सिन वेपन्स का। सेकेंड है इंटरपोल बायो टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट। ये एम करता है, इनेबल करता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि प्रिवेंट करे, प्रिपेयर करे, रिस्पॉन्ड करे डेलिबरेट यूज़ ऑफ बैक्टीरिया या कोई भी वायरस या बायोलॉजिकल टॉक्सिन जो थ्रेट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं ह्यूमंस को, एनिमल्स को या एग्रीकल्चर को। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी में, ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो एम करता है सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट या कोई भी मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का वो जो रिजल्ट होते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्पेस वॉरफेयर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यूके और यूएस ने अक्यूज़ करा है रशिया को कि वो टेस्ट फायर कर रहे हैं एंटी सैटेलाइट वेपन्स को, जो स्पेस का एक कंसर्न है स्पेस वॉरफेयर का। स्पेस वॉरफेयर टर्म क्या है? ये स्पेस वॉरफेयर कॉम्बैट करता है आउटर स्पेस में, मतलब कि आप जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हो तो पूरा आपको पता ही है स्पेस बनता है एक्सोस्फेयर से आप जब होते हो। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ स्पेस वॉरफेयर में क्या क्या आता है? ग्राउंड टू सरफेस वेपन्स, जिसमें अटैक कर सकते हैं किसी भी सैटेलाइट से, अर्थ से। स्पेस टू स्पेस है, सरफेस नहीं है सॉरी, ये ग्राउंड टू स्पेस वॉरफेयर। यहाँ पे हो सकता है कि अर्थ से ही अटैक कर दो। सेकेंड है स्पेस टू स्पेस वॉरफेयर, यहाँ पे सैटेलाइट अटैक कर सकते हैं सैटेलाइट को। स्पेस टू ग्राउंड वॉरफेयर, यहाँ पे सैटेलाइट अटैक कर सकती है अर्थ बेस्ड टारगेट्स को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडवेंट ऑफ स्पेस वॉरफेयर, जो बिगेन हुआ था 1962 में जब यूएस ने एक्सप्लोर करा था ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स स्पेस में। उसके बाद क्या हुआ? आउटर स्पेस ट्रीटी आई 1967 की। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर स्पेस वेपन्स क्या है? काइनेटिक फिजिकल वेपन्स जो है, ये वेपन्स अटैम्प्ट करते हैं, डायरेक्टली स्ट्राइक डाउन करते हैं किसी भी सैटेलाइट को या ग्राउंड स्टेशन को, जिसे बोला जाता है एंटी सैटेलाइट वेपन्स, एसैट। एसैट भी दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट एसेंट एसैट होते हैं जो कि लॉन्च होते हैं ग्राउंड टू, जो ग्राउंड से लॉन्च होते हैं और स्ट्राइक करते हैं सैटेलाइट पे, और एक दूसरा है को ऑर्बिटल
ऑर्बिटल एसैट वेपन्स जो प्लेस होते हैं ऑर्बिट में और उनको मैन्यूवर करा जा सकता है। नॉन काइनेटिक फिजिकल वेपन्स जो वेपन्स होते हैं वो फिजिकल एफर्ट्स पे होते हैं उनके पास सैटेलाइट पे, और ग्राउंड स्टेशन पे वो अटैक कर सकते हैं किसी भी मतलब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। इसमें कुछ एग्जांपल जैसे लेज़र आ गया, हाई पावर्ड माइक्रोवेव आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आ गया, ये बड़ी सारी चीज़ आती है। इलेक्ट्रॉनिक अटैक क्या होता है, ये टारगेट जो इसका ये होता है कि स्पेस सिस्टम्स होते हैं ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं डेटा जामिंग के थ्रू और स्पूफिंग करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के। बिलीव देता है जो फेक सिग्नल की तरह करता है ताकि वो ऐसा लगे कि प्रोड्यूस करे किसी अटैकर ने, और वो रियल सिग्नल को रिसीव करने की कोशिश करता है। साइबर अटैक क्या होते हैं, ये टारगेट करते हैं सैटेलाइट को, मॉनिटर करते हैं कैसे डेटा या ट्रैफिक पैटर्न्स को मॉनिटर करके फॉल्स और करप्ट डेटा डाल सकते हैं, इस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्पेस ट्रीटीज़ है, पहले इसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है क्यों आपको पता होना चाहिए अगर मेंस का आ जाता है, जैसे जीएस पेपर 3 में आ जाता है। पहला जो था वो है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में हुई थी। ये बेसिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्पेस लॉ पे। यूएन कमिटी पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस इसको एडमिनिस्टर करता है। इंडिया ने रेटिफाई करा है इस ट्रीटी को, इम्पोर्टेंट है 1982 में। इसके की प्रिंसिपल्स या फीचर्स देख लेते हैं। 3 प्रिंसिपल इसमें दिखा रखे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड यूज़ ऑफ स्पेस, मतलब हर कोई स्पेस यूज़ कर सकता है। नॉन अप्रोप्रिएशन ऑफ आउटर स्पेस। थर्ड है प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब स्पेस में आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लगा सकते हैं। 1972 मतलब आप देख लो 5 साल के बाद दोबारा से ट्रीटी आती है लाइबिलिटी कन्वेंशन, जो बेसिकली स्टैंडर्ड्स देती है लाइबिलिटी अगर कोई भी डैमेज होता है स्पेस ऑब्जेक्ट्स पे। मतलब मान लो मैंने यूएसए मैंने कुछ अटैक वटैक कर दिया स्पेस पे किसी सैटेलाइट पे, तो मेरे पे लाइबिलिटी आ जाती है। 3 साल बाद 1975 में रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन आता है जिसमें हर स्टेट को रिक्वायर है कि वो रजिस्टर करे स्पेस ऑब्जेक्टिव्स पे जो यूएन के साथ है। लास्ट जो थी वो है 1979 की 4 साल बाद मून अग्रीमेंट। ये इंश्योर करता है कि मून या कोई भी सेलेस्टिकल बॉडी यूज़ होंगे तो पीसफुल पर्पस के लिए यूज होंगे, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे वेपन लगा रहे हो बैठ के। तो सोलर सिस्टम आपको सबको पता ही होगा, ग्रेड 6 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और अब ऑब्वियसली यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको पता ही होगा। सन है, फिर सन आपका स्टार है, आपको पता ही है। उसके बाद सारे जो प्लैनेट है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ने भी काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी डेवलप कर ली थी। मिशन शक्ति इंपॉर्टेंट है। 2019 में इंडिया 4th कंट्री बन गया था यूएस, रशिया और चाइना के बाद, जब हमने एसैट सक्सेसफुली लॉन्च करा था, असेंडेंट एंटी सैटेलाइट मिशन, जो टारगेट करता है लो अर्थ ऑर्बिट पे। ये डेमोन्स्ट्रेट दिखाते हैं कैपेबिलिटी कि हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं कोई भी सैटेलाइट को आउटर स्पेस में, और वो कम्प्लीटली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। सेकेंड पॉइंट है डिफेंस स्पेस एजेंसी, जो इस्टेब्लिश हुआ था, कमांड करता है स्पेस एसेट जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के होते हैं, जिसमें मिलिट्री एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी आती है। ये फॉर्मुलेट करता है स्ट्रैटेजी जो प्रोटेक्ट करता है इंडिया का इंटरेस्ट स्पेस में, जिसमें आता है आपका स्पेस बेस्ड थ्रेट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DSRO। ये क्रिएट हुआ था ताकि ये प्रोवाइड करे टेक्निकल और रिसर्च सपोर्ट DSA को। इंडिया से स्पेस EX एक स्टिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज है, कंडक्ट हुई थी 2019 में। इसके की चैलेंजेस और शॉर्टफॉल से जो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करते हैं स्पेस डायमेंशन पे। FATF जो है इम्पॉर्टेंट है, अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है FATF की, क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर रहा डेडलाइन, और जो उस पर लगाया था कि FATF इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे। पर न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि उसने अभी तक टेररिस्ट फाइनेंसिंग में कोई मतलब कोई स्टेप लिया नहीं जो लेना चाहिए था उसको, इसलिए FATF कुछ कर रहा है, इस पर एक्शन ले रहा है और कह रहा है कि ग्रे लिस्ट पे ही आएगा अभी। FATF एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो सेटअप करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ताकि वो
प्रिवेंट करें इलीगल एक्टिविटीज़ और जो भी हार्म कॉज हो रहा है सोसाइटी में। इसमें 37 कंट्रीज आती है, जैसे इंडिया भी आती है, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में G7 समिट की वजह से, जो पेरिस में हुई थी। इनिशियली ये था कि इसको एग्जामिन करना है, डेवलप करना है कि कैसे कॉम्बैट करा जाए मनी लॉन्ड्रिंग का। लेटर इसका जो मैंडेट था एक्सपैंड हो गया और कॉम्बैट करता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग और काउंटर करता है फाइनेंसिंग जो प्रोलिफरेशन होती है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। FATF इस्टेब्लिश करता है एक स्पेशल रिकमेंडेशन जो कॉम्बैट करता है टेररिज्म को, जो आउटलाइन मेजर्स देता है डिप्राइव टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास फंड है और फाइनेंशियल सिस्टम है। इसमें 2 चीज़ आप समझ लो प्रोसेस कैसे रहता है। एक होता है मनी लॉन्ड्रिंग का जो इलेजिटिमेट फंडिंग होती है, सेकेंड है टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो लेजिटिमेट फंडिंग होती है या इलेजिटिमेट फंडिंग होती है। यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, डिपॉजिट होते हैं किसी फाइनेंशियल सिस्टम में, फिर वो लेयर अप होते हैं जहाँ पे फंड्स जो है मूव अप होते हैं किसी ऑब्सक्योर ओरिजिन पे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है जो फंड यूज़ करे जाते हैं किसी भी चीज़ों में। नेक्स्ट जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और शेख टाकर कमेटी रिकमेंडेशन इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करा है, इम्प्लीमेंट करा है 3 रिकमेंडेशन। शेखाट कर कमेटी ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 3 रिकमेंडेशन जो थे वो स्पीडिंग अप रोड कंस्ट्रक्शन था, सेकंड है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज का। इसमें क्या क्या है, आउटसोर्स करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन वर्क को जो बियॉन्ड होता है ऑप्टिमल कैपेसिटी BRO का। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपलसरी मोड पे होगा जहाँ पे सारे वर्क काम करे जाएंगे जो कि होंगे 100 करोड़ से ज़्यादा के। इस मॉडल में EPC मॉडल में प्राइवेट प्लेयर्स अपना रोल दिखाएंगे और वो रोड बनाएंगे, और यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा रोड ओनरशिप का, टोल कलेक्शन का या मेंटेनेंस का, अगर वो गवर्नमेंट की देख रेख में है तो। यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लान इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो डेलीगेट इनहांस करेगी प्रोक्योरमेंट पावर्स को 7.5 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक का BRO को, जो कि डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोक्योरमेंट के लिए होगी। BRO रिसेंटली एडवांस करा इक्विपमेंट जो हॉट मिक्स प्लांट में होते हैं, रिमोट ऑपरेटेड हाइड्रोक्सिलिक रोड ड्रिल्स पे है, और नई टेक्नोलॉजी से जियो टेक्सटाइल हो गए। फील्ड ऑफिसर को मिलेगी इनहांस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो फास्टर फाइनेंशियल क्लोजर देगी। लैंड एक्विजिशन और कोई भी जितने भी सारे ऑल स्टैचुटरी क्लियरेंसेज लाइक फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वो उसके पार्ट बनेंगे, अप्रूवल देंगे। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो वर्क होगा अवार्ड दिया जाएगा। एटलीस्ट 90% जो स्टैचुटरी क्लियरेंस है उसको ऑब्टेन करना ज़रूरी पड़ जाएगा। यहाँ पे शेखाकट कमेटी जो है ये रेकमेंड करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है और रेकमेंड करती है कि हमें कॉम्बैक करना चाहिए, कैपेबिलिटी इन्हांस करना चाहिए, इसको रीबैलेंस करना चाहिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आर्म फोर्सेस का है। 2016 में इनने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। रिकमेंडेशन ये है कि डिफेंस बजट जो है कम से कम 2.5 से लेकर 3% GDP का होना चाहिए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, और ये इवेंचुअली लेस देन 2% था 2019 में। रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, रिपेयर एक्लोन्स जो आर्मी में होनी चाहिए जिसमें बेस वर्कर्स आना चाहिए, बेस वर्कशॉप्स आती है, एडवांस बेस वर्कशॉप्स आती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजर ऑफ मिलिट्री फार्म्स और आर्मी पोस्टल एस्टैब्लिशमेंट जो है पीस लोकेशन पे। रिस्ट्रक्चर होना चाहिए सिविलियन वर्क फोर्स का जो एक मैनर में होना चाहिए कि वो काम करे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस पे, जो कि पार्टली डन हो सकती है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयड स्टाफ पे। यहाँ पे रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा है कि हम मतलब ये प्रपोज करा है कि 9304 पोस्ट अबॉलिश करी जाएंगी MES में। BRO के बारे में जान लेते हैं। 1960 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि रोड कनेक्टिविटी हो बॉर्डर एरियाज के साथ। रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस देखता है ये नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे। BRO कंस्ट्रक्ट रोड करता है फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज में जैसे भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान में भी। स्मार्ट फेंस क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट जो है ये बिल्ड होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पे, जो कि
इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश के साथ रहते हैं। स्मार्ट फेंसिंग बॉर्डर टेक्नोलॉजी होती है जो सोल्यूशन देती है जो सिक्योरिटी इश्यूज पनप रहे हैं बॉर्डर इशू पे। हाईटेक फाइनेंस होती है, हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम होता है जो कि क्रिएट करता है कि इनविजिबल इलेक्ट्रॉनिक बैरियर लैंड, वाटर, एयर और अंडरग्राउंड पे। तो इलेक्ट्रॉनिक एयर बैरियर है जो या कुछ भी इनविजिबल हो तो वो सही रहता है कि अगर मान लो कोई भी आए तो डिटेक्ट कर लेगा इवेंचुअली, और वहाँ से जो पता लगा देगा कि कौन इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जो रोबस्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम पे है और इसकी कैपेबिलिटी है कि वो एड्रेस कर सकता है गैप्स जो प्रेजेंट सिस्टम बॉर्डर सिक्योरिटी में। वहाँ पे सीमलेसली इंटीग्रेट करता है ह्यूमन रिसोर्स का, वेपन्स का, हाईटेक सर्वेलेंस इक्विपमेंट का। इम्प्रूव करता है कैपेबिलिटी बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, और डिटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स जैसे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्मगलिंग हो गई, बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको देखनी चाहिए थी इवेंचुअली। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया। इंप्रूव करता है सिचुएशनल अवेयरनेस, फैसिलिटी करता है, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग देता है, क्विक रिएक्शन देता है इमर्जिंग सिचुएशन में, इन्वॉल्व करता है डिप्लॉयमेंट रेंज और स्टेट ऑफ आर्ट सर्वेलेंस का। यहाँ पे थर्मल इमेजरीज आते हैं, इंफ्रारेड लेजर बेस्ड इंट्रोड्यूड अलार्म्स आते हैं, एरोस्टेट एयरवेव सर्वेलेंस आता है, अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स आते हैं जो इनेबल करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इंट्रूजन बिट्स को, रेडार सोनार सिस्टम्स आते हैं जो रिवरलाइन बॉर्डर्स को देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स देखते हैं, कमांड करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो डेटा रिसीव हो रहे हैं एयर सर्वेलेंस से, बड़े सारी चीज़ों से। ये दो प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पे 71 किलोमीटर्स का बॉर्डर इंडो पाक बॉर्डर आता है 10 किलोमीटर्स का, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर आता है 61 किलोमीटर्स का, जो CBI में कंप्लीट हुआ था 2018 में। BSF ने देखा था इस प्रोजेक्ट को जिसका नाम है बोल्ड QIT बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक, जो कि इक्विप करता है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स को डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स से और अनफेंस रिवराइन एरियाज जो ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज में है। इसके अलावा लास्ट बिट जो मैं कर रहा हूँ इसमें 14 न्यूज़ है, हमने 6 तक कवर कर लिए, 7वीं हम कर रहे हैं और ये पार्ट 1 होगा। दूसरे पार्ट में 9/B में हम पूरा कवर कर देंगे, तो ये 9/A पार्ट रहेगा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड्स, यहाँ पे रिसेंटली इंडियन आर्मी ने पोस्टपोन करा है ऑफिशियल लॉन्च जो उसकी न्यू इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड्स या ग्रुप्स के थे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। यहाँ पे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या है, ये ब्रिगेड साइज अजाइल सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैक्ट फॉर्मेशन होते हैं जहाँ पे आप तेज़ी से लॉन्च कर सकते हो स्ट्राइक किसी भी हॉस्टाइल कंडीशन में। ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जहाँ पे 12 से 48 आवर्स के लोकेशन पे बेस्ड रहता है, मोबिलाइज कर सकता है। इंटीग्रेटेड यूनिट्स हो सकती है बॉर्डर्स पे जो इनका पास करेगा आर्टिलरी, आर्मर्ड कॉम्पैक्ट इंजीनियरिंग और सिग्नल यूनिट्स। करंटली हॉस्टिलिटी का बनना है, इसलिए ब्रिगेड जो है वेट कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स जो कि इंक्रीज करेंगे मोबिलाइजेशन। IBC परफॉर्म होते हैं ऑफेंसिव रोल्स में जो इन्वॉल्व करते हैं क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, और डिफेंसिव रोल जो विड्रॉ होते हैं कोई भी आर्मी अटैक पे। IBG एक टेलर मेड बेस्ड ऑन थ्रेट, टेरेन और टास्क रहते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज जो है एलोकेट होते हैं 3T में, और उनको लाइट चाहिए सो दैट लो ऑन लॉजिस्टिक्स हो, मतलब वो लाइट होनी चाहिए ताकि लॉजिस्टिक का जो खर्चा है वो कम हो, भारी होगी तो दिक्कत हो जाती है। कॉम्पोजिशन जो IBC का वो डिफर करता है टेरेन से, और IBC ऑपरेट करता है डेजर्ट एरियाज पे जो कि कम्प्लीटली डिफरेंटली होते हैं, वन ऑपरेटिंग जो माउंटेन्स में होते हैं। हर IBC का जो हेड होगा वो एक मेजर जनरल होगा और उसमें 5000 ट्रूप्स होंगे। IBG जो हेल्प करेगा, इफेक्ट करेगा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन क्या है, ये आर्म फोर्सेस का है जो बात करता है कि स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए ट्रूप्स की वेस्टर्न बॉर्डर में कुछ दिनों में के अंदर ही, अगर सिचुएशन आती है फुल ब्लोन वॉर की कुछ सिचुएशन आती है तो ये डॉक्ट्राइन अलाउ करता है इंडियन फोर्सेस को कि वो कंडक्ट कर सकता है
अटैक्स, सस्टेन्ड अटैक्स, ताकि वो प्रिवेंट करे न्यूक्लियर रिटेलिएशन पाकिस्तान से, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे लेक्चर को और बड़ी सारी चीज़ देख लेंगे 9th की, फिर हमारे पास बस 10 टॉपिक बचता है और उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा पूरा सीरीज़। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहिए, पढ़ते रहिए।